नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिवजीत। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और कई बड़ी खबरें एक साथ आई। बंगाल में आपको दिखा होगा कि कैसे घुटनों के बल झुककर प्रणाम करते हुए नजर आए बंगाल की जनता को। लेकिन गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आज सदन में जब उनको पुराना जो संविधान संसद भवन है, जिसको अब संविधान सदन नाम दे दिया गया है, उसमें एक कार्यक्रम था पुष्पांजलि अर्पित का गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कोई बड़ा मंत्री नहीं पहुंचा है भाजपा का। और जब तृणमूल कांग्रेस की महिला सांसद ने बकायदा फोटो शेयर कर दी, तो उस पर मंत्री कह रहे हैं कि आपको पता नहीं होता कि जब संसद सत्र होता है तभी सांसद और मंत्री रहते हैं, बाकी समय तो कोई भी जाकर दे सकता है। और ऐसे सैकड़ों कार्यक्रम की लिस्ट मैं आपको दे सकता हूं कि जब संसद सत्र नहीं था, लेकिन उस महापुरुष से के राज्य से जुड़े में राज्य में चुनाव था, तो जरूर मोदी साहब वहां नजर आते थे, बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री नजर आते थे। खैर, चुनाव खत्म तो रिश्ता खत्म, ये बीजेपी की पुरानी आदत है। और इस बीच पंजाब में एक मंत्री को, बेचारे को ईडी का छापा पड़ा, गिरफ्तार कर लिया गया, भगवंत मान के मंत्री को। यानी पंजाब में चुनाव आ गया है, आप तय कर लीजिए। लेकिन इसके साथ पंजाब तो चलिए आम आदमी पार्टी की सरकार है, बहुत सारे कम लोग जानते हैं कि जहां अपनी सरकार है उत्तर प्रदेश में, वहां के मुख्यमंत्री से भी कोई दिक्कत है क्या? और दर्शक तमाम लोग जानते हैं भैया बंगाल में मंच पर कैसे क्या हुआ, मिथुन चक्रवर्ती के साथ क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ के साथ क्या हुआ, कैसे प्रधानमंत्री ने इग्नोर किया, कैसे योगी आदित्यनाथ शुभेंदु अधिकारी को जो भगवा पट्टा पहनाते हुए नजर आ रहे थे, पटका पहनाते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि वो एक के बाद एक अपने मुख्यमंत्री परम भक्त तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो एक्सरसाइज करते हुए नजर आए थे कुछ दिन पहले पुष्कर सिंह धामी के साथ। मुझे तो पता लगा कि उन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन बार बार जब ये पढ़ता हूँ कि योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव में, योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव में, तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरह का संन्यास का क्या मतलब है। महात्मा बुद्ध संन्यास लेने के बाद शायद मुझे लगता है कि एक ही दो बार अपने क्षेत्र में गए होंगे, लेकिन ठीक है, अब योगी जी है, नए जमाने के संत है। लेकिन अब सिर्फ एक जीत ने माहौल इतना खराब कर दिया है शिव, सिर्फ एक जीत ने, विधानसभा चुनाव, बंगाल की जीत, असम की जीत, अमित शाह भारी पड़ रहे हैं, सुपर चीफ मिनिस्टर तैनात करने जा रहे हैं। और हालत ये होगी कि बंगाल के मंच पर बैठे बैठे कुछ तो ऐसा हुआ होगा या मंच के पीछे कि योगी आदित्यनाथ भागे भागे अब लखनऊ आ रहे हैं। और लखनऊ आते सबसे पहला काम पता है क्या करेंगे? सीधे राजभवन जाकर राज्यपाल, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल बने रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं वो। उससे पहले गुजरात की मुख्यमंत्री भी रही हुई है वो। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। अब ये बड़ा क्या होने वाला है, वो एक स्टोरी लेकर आए हैं। बीच में जो बड़ी बड़ी दो तीन खबरें हैं वो भी बता दूं कि भैया 118 का जुगाड़ हो गया है अब विजय के पास। राज्यपाल उनको सरकार बनाने के आमंत्रित करते नहीं करते। लेकिन एक बड़ी खबर जो दिल दहलाने वाली चीजें है कि जिस तरह से कहा था ना अमित शाह ने, सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाऊंगा, बना दिया मुख्यमंत्री। ऐसे ही तेलंगाना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंटी संजय कुमार के बारे में उन्होंने कहा था, गृह राज्य मंत्री हैं। और सुनील बंसल के पास तेलंगाना, उड़ीसा, यूपी जिताने के बाद उनको तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई थी। तेलंगाना में वोट प्रतिशत बढ़ाया, उड़ीसा में सरकार बनवा दी, पश्चिम बंगाल में सरकार बनवा दी। लेकिन तेलंगाना में उन्होंने दावा किया है कि अगली बार बीजेपी की सरकार बनेगी तो बी संजय कुमार को बड़ा आदमी बनाने का वादा अमित शाह कर चुके हैं। इनके बेटे पर यौन शोषण का आरोप होता है। और बड़ा दिलचस्प है कि ये मंत्रालय में भी अमित शाह के डिप्टी है, यानी गृह राज्य मंत्री। तो आप अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन हम बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर आए हैं। और कैसे लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे राजभवन जाएंगे योगी आदित्यनाथ और क्यों जाएंगे, ये बताएंगे अपने दर्शकों को। और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। मैंने तो दो तीन बड़ी बड़ी खबरें बता दी है ताकि हमारे स्पेशल कवरेज न्यूज के दर्शक जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहे। जी शिव जी। मैं तो शुरुआत इस वीडियो से करूंगा और इस वीडियो को दर्शक ध्यान से देखें कि क्या हुआ। नायडू से हाथ मिलाते हैं, बगल में फिर हाथ मिलाते हैं, उसके बाद नड्डा जी आएंगे तो नड्डा जी के आगे बढ़ेंगे। मैं तथ्यों पर बात करते हैं। नड्डा जी से भी कोई ध्यान नहीं दिया। अभी ये मुख्यमंत्री हैं नागालैंड के, उनसे बातचीत हो रही है। योगी जी ने हाथ मिलाए, उनकी तरफ देखा भी नहीं। और सबसे रुक के बातचीत भी हुई है। अब वो एक नाथ शिंदे से हाथ मिलाएंगे। बगल में चिराग पासवान है, उसके बगल में सुनेत्रा पवार हैं, जिनके पति की हवाई दुर्घटना में मौत हो गई।
सुनेत्रा जी से भी 30 सेकंड बात की, उसके बाद संजय निषाद, ब्रजेश पाठक, सब सीरियल से। तो जो हाल ब्रजेश पाठक का था वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था। ये वीडियो दर्शकों को मैंने इसलिए दिखाया ताकि संतोष जी किसी के मन में भ्रम न रहे कि कोई चीज छुपी हुई नहीं है, सफेद किताब की तरह है। तो आखिर वहां ऐसा क्या कहा गया कि सीधे सीधे पहुंची है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के लोक भवन? क्या संदेश? क्या रास्ते में किसी ने पर्ची पकड़ाई? क्या रास्ते में किसी ने कोई लिफाफा पकड़ाया, या कोई चिट्ठी थी, या मेल आ गया कि खट 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 खट, गड़म गड़म गड़म, इन्हें शपथ गिराए, उनका खेल खत्म? क्या हुआ? देखिए शिव जी, दर्शकों को गांव बहुत में कहावत है, गांव में कहावत है कि पूरी न पापरी और गद्द बहू आपरी। घर में न पूरी सिकी न कचौड़ी सिकी और खटाखट लड़के की बहू आ गई। और कभी कभी क्या होता है कि कदुआ फटो फटाओ रहेगा, वो आंगन लिपो लिपाओ रहेगा, बहू न आई। अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग बातचीत है। तो कल किसका पूरी सिकेगी और किसके घर कद्दू फटा हुआ रह जाएगा, या फिर राज्यपाल के पास जो लेटर जाएगा उसमें क्या होगा, किसका इस्तीफा होगा? कई संदेह, कई सवाल। और समझेंगे संतोष जी से क्या है ये पूरा बवाल। देखिए शिव जी, ये बड़ा ये है कि लोग, अगर आप यूपी की जनता और खासतौर से अमित शाह के लॉबी वाले नेताओं से बात करें तो वो तो एक ही चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं जिसमें नीचे योगी आदित्यनाथ के हस्ताक्षर। अब वो चिट्ठी, यानी योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे वाली चिट्ठी लेकर वो अपने इस्तीफे की चिट्ठी लेकर राजभवन जा रहे हैं क्या? क्या वो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति से विदाई लेने जा रहे हैं क्या? और केंद्र में एक बड़ा पद उनको मिलने जा रहा है। इसको लेकर कई तरह के संशय, कई तरह की खबरें हैं बाजार में, मार्केट में, लेकिन मेरी जो जानकारी है कि नहीं, फिलहाल इस्तीफे की बेला अभी नहीं आई है। फिलहाल तो अमित शाह जिस तरह से राजनीतिक दांव के पेश खेलते हैं ना, पहले नेता के कद को छोटा करते हैं, तो पहले उनके कद को छोटा किया जाएगा। जिस तरह से योगी अब पश्चिम बंगाल की जीत का श्रेय भी योगी की टीम उन्हीं को दे रही है कि योगी जी ने पश्चिम बंगाल जिताया। अब कैसे जिताया, क्या जिताया, 22 रैलियों में उन्होंने क्या खेला कर दिया पता नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जिताया। अभी कुछ ना कुछ तो पर्ची ऐसी मिली है, मंच पर नहीं तो मंच के पीछे कुछ ना कुछ बात हुई होगी जिसकी तलखी मंच पर भी नजर आ रही थी। मंच के पीछे एक ग्रीन रूम बनाया जाता है शिव, मैं दर्शकों को बता देता हूँ स्पेशल कवरेज न्यूज, क्योंकि वो ग्रीन रूम जो बनता है मंच के नीचे बनाया जाता है। प्रधानमंत्री जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं उस तरह का ग्रीन रूम होता है। प्रधानमंत्री को उस कार्यक्रम में अगर किसी से 1-to-1 बात करनी होती है तो एक एक करके उनके अंदर एंट्री होती है। पीएम 2-2 मिनट 3-3 मिनट बात कर लेते हैं। ये पीएम की इच्छा पर होता है कि सामूहिक रूप से वे बुला ले बात करने। उस ग्रीन रूम में कुछ ना कुछ तो ऐसा, किसी ने योगी आदित्यनाथ को कुछ ना कुछ तो कहा कि बंगाल में उनके उड़ने से पहले, और खबर भी उनके कैंप से नहीं आती है, ये भी दिलचस्प समझ लीजिए, ये बंगाल में उनके उड़ने से पहले ही खबर आ जाती है कि लखनऊ उतरते ही योगी आदित्यनाथ जो है, अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद जब हम ये वीडियो रिलीज करेंगे उसके थोड़ी देर बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के राजभवन, लोक भवन नाम डाल दिया गया है, लेकिन लाट साहब का घर है तो राजभवन ही कहना ज्यादा बढ़िया है, वो तो योगी जी की अपनी वो है। और यहाँ कहा जा रहा है कि अब जो नई सरकार, मतलब सरकार तो पुरानी है, योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उसका एक नया क्लेवर दिया जाएगा और उसमें आपको अमित शाह की और सुनील बंसल की छाप साफ साफ नजर आ रही होगी कि 2027 में उत्तर प्रदेश को कैसे जिताकर अपने आदमी को वहां मुख्यमंत्री बनाना है। मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट है, और ये मंत्रिमंडल विस्तार आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री तो करेगा ही, ये साधारण मंत्रिमंडल विस्तार नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष का मामला महीनों तक लटका रहा, प्रदेश अध्यक्ष के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला लटका रहा, फिर बिना प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष का चयन होने के बाद बेचारे पंकज चौधरी लगातार लखनऊ दिल्ली लखनऊ दिल्ली लखनऊ दिल्ली कर रहे हैं। एक दिन तो ऐसा हुआ कि नितिन नवीन से मुलाकात की, पार्टी कार्यालय से निकले, सीधे पहुंचे एयरपोर्ट, वहां से सीधे लखनऊ पहुंचे, मुख्यमंत्री निवास गए, बात बनी नहीं, रात हो गई थी, अगले दिन फिर दिल्ली आना पड़ा। तो दिल्ली लखनऊ यहाँ से लिस्ट लेके जाते, योगी आदित्यनाथ कहते मैं क्यों बनाऊंगा अमित शाह के आदमी को पदाधिकारी, मैं तो नहीं मान रहा है लिस्ट। फिर मंत्रिमंडल फेरबदल की बात हुई, नए मंत्रियों को शामिल करने की बात हुई, उसमें राधा मोहन सिंह कहते कहते थक गए, उसमें बैजयंत पांडा कहते कहते थक गए, जेपी नड्डा भी एक आध बार गए, वो भी एक तरह से थक गए, बीच में विनोद तावड़े को कई बार लगाया गया, वो भी एक तरह से थक गए। अब ये खबर आ रही है कि भैया उड़ीसा बंगाल जिताने के बाद सुनील बंसल को एक बार फिर से सुपर चीफ मिनिस्टर बनाकर
लखनऊ भेजने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी का जो लखनऊ का प्रदेश कार्यालय है, जिसकी पहली मंजिल पर सुनील बंसल रहा करते थे एक जमाने में, वो फिर से सत्ता का केंद्र बनने जा रहा है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ को एक लिस्ट पकड़ा दी गई है, जो लिस्ट लेकर वो राजभवन जाएंगे, यानी लोक भवन, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को थमा देंगे कि मैडम इसका शपथ ग्रहण समारोह करवाना है। और ज्यादा संभावना इस बात की है शिव जी कि ये शपथ ग्रहण समारोह 10 मई को यानी कल यानी रविवार को छुट्टी के दिन हो जाएगी। अब देखते हैं कल होगा कि 10 मई से 15 मई के बीच होगा। खबरें तमाम तरीके की सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि इस बार भी मजाक न बने, केवल हो जाए। हम तो सिर्फ इतना कहें। हमारा अब भी मानना यह है कि हो सकता है कहीं आगे पीछे ना हो जाए, क्योंकि फिर ये खबर आ जाए कि असम का और मंत्री परिषद का गठन हो जाए, मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण हो जाए, उसके बाद होगा। और जिस तरीके से मोदी और शाह के गवर्नर की फजीयत हुई है, वो भी आज इतिहास में दर्ज हो गई कि अंततः अब शपथ किस मुंह से ग्रहण कराएंगे, कैसे कहेंगे कि हम तुम्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। संतोष जी, कुछ तो लिहाज शर्म बचाए कि नहीं, आंखों का पानी मर गया है। अब क्या कहेंगे मंच पर एक पर ही बैठ के, बार बार 3 बार लौटा देना। एक बार भी ये नहीं कहना कि ठीक है विजय जाओ शपथ ग्रहण करो, फिर बाद में फ्लोर पे टेस्ट पे अपना बहुमत सिद्ध करो। ये भी तो कह सकते थे। पूरे देश में फजीयत हुई है उनकी, आज ऐसा नहीं है। और ऐसी कई राज्यपालों की, इससे पहले वालों की, तमिलनाडु की वालों की कितनी हुई, रवि साहब की। हाँ, उन्होंने बंगाल में एक अद्भुत चमत्कार कर दिखाया। उनको तो कितना फजीयत होना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी रताड़ लगाई। लेकिन ठीक है, जब चले तब ना चलाए, ये भी मूर्खता। और जब चले ना और फिर कोशिश करे चलाने की, ये भी मूर्खता। तो इस समय चल रही है। कहा जाता है एक समय जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि अगर हम बिजली के पोल पर भी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बांध दें तो चुनाव जीत जाता था। अब नरेंद्र मोदी जिसके गले में बांध दें बीजेपी का चुनाव चिन्ह, वो जीत जाता है। लेकिन तब में और अब में एक विशाल अंतर है, जिस पर कोई संतोष जी चर्चा नहीं करता। तब चुनाव बैलेट पेपर से होता था, अब चुनाव ईवीएम से होता है। करा दो बैलेट पेपर से, फिर नरेंद्र मोदी पत्ता बांध दें, वो चुनाव जीत जाए, तब समझ में आएगा। बराबरी करने के लिए बराबरी की तरह लड़ना भी पड़ेगा। ये थोड़ा ही है, दौर बदल गया अलग चीज है, लेकिन दौर ईवीएम और उसका थोड़ी बदल गया है। अच्छा, दोनों से साथ साथ करा लो चुनाव, तो पता लग जाएगा, एक परीक्षा और हो जाएगी। तब एक बात और हुआ करती थी कि चुनाव आयोग ये तय नहीं किया करता था कि कौन वोट करेगा कौन वोट नहीं करेगा, जनता मालिक हुआ करती थी। आज जनता लोकतंत्र की मालिक या लोकतंत्र का भगवान नहीं है, ज्ञानेश कुमार भगवान है। ज्ञानेश कुमार तय करेंगे कि भैया 90 लाख वोट हटाने हैं, फिर 27 लाख वोट हटाने हैं, फिर 6.5-7 लाख वोट कहाँ से लाके जोड़ने हैं। जिसको जोड़ने हैं वो नए वोटर हैं कि 50-55 साल के हैं। कोई एक ही व्यक्ति यूपी वोट करता है, दिल्ली वोट करता है, फिर बिहार भी चला जाता है, हो सकता है वही बंगाल भी चला गया हो। एक ही व्यक्ति हर विधानसभा चुनाव के हिसाब से अपने राज्य को कैसे बदलता हुआ नजर आता है। उस समय का चुनाव आयोग ये नहीं करता था, आज का चुनाव आयोग ये कर रहा है। ये एक बड़ी बात है चुनाव आयोग की भूमिका। और सुप्रीम कोर्ट, एक जमाने में सुप्रीम कोर्ट वो था जिसने उस समय के ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी हैसियत बता दी, डरा नहीं था वो जज। और एक जमाना ये है जब सुप्रीम कोर्ट के जज बड़ा गजब गजब ऑब्जर्वेशन देते हैं। छोटी ऑब्जर्वेशन देखता हूं तो मेरी रूहें जो है वो कांप जाती है। एक भी व्यक्ति को लाके मेरे सामने खड़ा कर दो जो जिंदा है और चुनाव आयोग की एसआईआर अभियान में बिहार में उसको मृत घोषित कर दिया गया हो, हम पूरे के पूरे एसआईआर अभियान को रद्द कर देंगे। ना जाने कितने ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं पाई। चंडीगढ़ का वो अधिकारी सबको याद है, वो तो खुला सबूत था सिर्फ, वोट चोरी का वो खुला सबूत था चंडीगढ़ वाला। कितनी सजा दी उस अधिकारी को, ये एक बेसिक फर्क है। और हम दर्शकों को जो मोटे तौर पर नाम भी बता देते हैं कि तकरीबन 6 नए मंत्री, आधे दर्जन के आसपास नए मंत्री बनाए जाने हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो महिला होंगी, 4 पुरुष होंगे। वर्तमान में 54 मंत्री हैं। 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन 7 से 8 नाम चल रहे हैं। और इसमें भी समाजवादी पार्टी की जो बागी विधायक है उनका नाम ज्यादा चल रहा है, तो उनमें से तो ज्यादातर मंत्री बनाए जाएंगे। अब ये भाजपा ही सोचे कि वो क्या दरी बिछाने के लिए है, अब आरएसएस से आने वाले प्रचारक सोचे कि क्या वो दरी बिछाने के लिए है, या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवा नेता समझे कि क्या वो सिर्फ यूपी पुलिस की लाठियां खाने के लिए है। और इतिहास इस बात को याद रखेगा कि अगर आज से 35-40 साल पहले भी उस समय अगर जनसंघ के नेताओं ने सोचा होता कि हमें दूसरी पार्टियों से तोड़ तोड़ कर लाना है, तो शायद नरेंद्र मोदी इतना आगे बढ़ नहीं पाते। लेकिन क्या करें,
वो भाजपाइयों के लिए रास्ते ब्लॉक करते जा रहे हैं। तो ये जो 6 मंत्री आ रहे हैं, इसमें कृष्णा पासवान, सपा की बागी विधायक पूजा पाल, मनोज पांडे, भूपेन्द्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, पहले मंत्री थे फिर प्रदेश अध्यक्ष बने, प्रदेश अध्यक्ष से हट गए तो फिर मंत्री बनाया जाएगा, अशोक कटारिया, और लखीमपुर खीरी के पलिया विधानसभा से रोमी सानी का नाम आ रहा है, लोनी से नंद किशोर गुर्जर। अगर इस सरकार में योगी आदित्यनाथ के कद को छोटा करके दिखाना है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक नया उभार करना है, नंद किशोर गुर्जर पे दिल्ली दरबार दांव लगाने को तैयार है, क्योंकि उनको मंत्री बनाने का संदेशा यूपी के विधायकों में सीधा जाएगा कि योगी इज नॉट बॉस, देयर इज ओनली वन बॉस, और वो है अमित शाह। और अमित शाह के प्रतिनिधि के तौर पर सुनील बंसल उत्तर प्रदेश का संगठन भी चलाएंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार भी चलाएंगे, जैसे अमित शाह केंद्र में संगठन भी चलाते हैं और सरकार भी चलाते हैं। भले ही संगठन के मुखिया नितिन नवीन है और भले ही सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी। तो क्या संतोष ये माना जाए बदलते दौर में बात बदल जाएगी? अब उत्तर पूर्व हिंदी और पूरे भारत में बीजेपी और दक्षिण में कांग्रेस, बीच का काम खत्म हो गया? किसी दल की है सरकार अभी? नहीं, वो स्थितियां जानी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, पता नहीं क्यों लोग भले इस बात को कहे, क्षेत्रीय दलों ने मोटे तौर पर अगर मैं कहूं आपको तो शायद इस देश की राजनीति में बहुत कम ऐड ऑन किया है। आपको सीधे तौर पे बताऊं, नीतीश कुमार को बिहार में जो डिलीवर करना था वो कर नहीं पाए। बिहार की दुर्गति 1990 से 2005 लालू यादव उनका परिवार, 2005 से 2026 नीतीश कुमार, तो 36 साल हो गए। इन 36 सालों में बिहार कहां का कहां खड़ा है? उत्तर प्रदेश में आ जाइए, 1990 के बाद बीजेपी कुछ समय के लिए रही, उससे पहले मुलायम सिंह यादव, उसके बाद फिर मुलायम, मायावती, अखिलेश, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, ये तमाम लोग रहे। हाँ, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जो मेट्रो की देन है वो अखिलेश यादव की देन है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि अगर आप 30, 35, 40 सांसद देकर भी राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाते तो आप उस जनादेश का अपमान करो। अखिलेश यादव अगर 2024 का नतीजा आने के साथ ही सीधे पहुंच जाते राहुल गांधी के पास और खुद अपने मोबाइल से फोन मिला के देते कि लीजिए नीतीश से बात कीजिए, नायडू से बात कीजिए, तो शायद स्थितियां दूसरी हो। क्या करोगे आप 30, 35, 40 सांसदों का? 30, 35, 40 सांसदों का इकबाल होता है शिवजी। मैंने देखा है कि जब मुलायम सिंह यादव इतने सांसद जिताकर लाए थे और सरकार में शामिल नहीं किया गया था, हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ अमर सिंह को छुपकर जाना पड़ा था, समाजवादी पार्टी को बेइज्जत लगातार किया जा रहा था, मुलायम सिंह यादव की वेदना निकलकर बाहर आती थी कि इतने सांसद जिता के भी हमने क्या कर दिया। तो अब अखिलेश यादव को यह सोचना होगा कि इतने सांसद जिताकर भी हमने क्या कर दिया। ममता बनर्जी 2021 के बाद प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रही थी, कांग्रेस पार्टी को तोड़ रही थी, उनको समझ ही नहीं आया कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, आज वो विधायक भी नहीं। ये अब कल जो राहुल गांधी ने कहा, हमें उस संदेश को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी ही बतौर राष्ट्रीय पार्टी लड़ सकती है, बाकी क्षेत्रीय दलों को उनका साथ देना चाहिए। भाई राहुल गांधी ये तो नहीं करे कि उत्तर प्रदेश में हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, राहुल गांधी ने ये भी नहीं कहा कि बिहार में हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, तमिलनाडु में वो ये भी नहीं कह रहे कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। अगर वो वहां क्षेत्रीय दलों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं तो ये क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनीति में, संसद में जो लड़ाई हो रही है वहां क्यों नहीं राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी अगर सदन में चर्चा कराना चाहते थे तो ऐसा करवाने में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव को दिक्कत क्या थी? अगर राहुल गांधी गौतम अडानी पर हमला कर रहे हैं तो अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे नेता क्यों नहीं चाहते कि गौतम अडानी पर हमला किया जाए? क्या गौतम अडानी समाजवादी पार्टी को फंड दे रहे हैं? जहां तक मेरी जानकारी है कि नहीं दे रहे हैं, ये सीधे सीधे है। तो आपको एजेंडा तय करना पड़ेगा और एजेंडा नेता ही तय करता है। देखिए बड़ी पार्टी है, 100 सांसदों वाली पार्टी है, आप उनको एजेंडा तय करने दीजिए, उनके साथ रहिए। सवाल जब यूपी का है तो बताइए कि हम इतना सीट आपको दे देंगे, मिलकर लड़िए, लेकिन सवाल जब लोकसभा का है तो राहुल गांधी से पूछिए कि आपको कितनी सीटें चाहिए और किन एजेंडे पर आपके साथ लड़ना है, और संसद भवन के में जो लड़ाई होगी वो तो मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये देश अब 2 दलीय व्यवस्था की तरफ ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस से तमाम पार्टियों का जन्म हुआ, बल्कि मैं यूं कहूं कि 1967 में जो नए नए दलों के उदय का जो दौर शुरू हुआ, उस समय जनसंघ, बलराज मधोक, जिनको बाद में अटल आडवाणी ने कैसे निकाला ये तमाम लोग जानते हैं, वो अब वो दौर जो है वो सिमटता हुआ नजर आता है। फिर हमारे
धर्म में एक परंपरा है शिव जी, भस्मासुर वाली परंपरा, जहां से क्षेत्रीय दलों का उभार शुरू हुआ, अब वहीं से क्षेत्रीय दल समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। यानी जनसंघ, जो पुराने वाले आरएसएस से जुड़ा संगठन, भारतीय जनता पार्टी का पुराना संगठन, बल्कि जिस तमिलनाडु से, शिव जी, मैं दर्शकों को ये बहुत कम जानकारी होगी, अल्पमत राजनीति की शुरुआत हुई, अल्पमत सरकार की राजनीति की शुरुआत हुई, उसी तमिलनाडु में आज एक राज्यपाल बैठा हुआ है जो कह रहा है नहीं, पूरी 118 की लिस्ट लेकर आओ तभी मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा, मुझे अल्पमत की कोई बनाने की कोई जद्दोजहद नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा अल्पमत की सरकार। और एक चीज और बताता चलो, इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मीडिया का विस्तार हुआ, न्यूज चैनलों का विस्तार हुआ, अखबार मैगजीन का विस्तार हुआ, घर घर एलपीजी सिलेंडर गए, लैंडलाइन फोन का विस्तार हुआ। मुझे खुद पता है कि मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं, बिहार के काफी आबादी रहते हैं, करीब 65-70 लोगों का हमने फॉर्म भरवाया था एलपीजी कनेक्शन के लिए। अटल जी की सरकार में आने के बाद ये 6-7-8-8 महीने की वेटिंग चलती थी, वो एक साथ वो सारी वेटिंग क्लियर हो गई। बीएसएनएल का फोन लगवाने के लिए, लैंडलाइन फोन लगवाने के लिए वेटिंग चलती थी, ये तमाम चीजें क्लियर हो गई। लेकिन उसी बीजेपी के एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जो हमें कह रहे हैं कि नहीं नहीं, पाइप वाला लगाओ, एलपीजी नहीं देंगे। अब वही हमें कह रहे हैं कि नहीं, आपको यही चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी। टीका भी हमें बताया कि भाई यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जहां उदारीकरण में कई सारी कंपनियां आई, अब उसी बीजेपी सरकार के एक प्रधानमंत्री हमें कह रहे हैं कि एयरटेल, वोडाफोन और जियो अगर तुम्हें लूट रहा है तो लूटते रहो, वो 25-30% टैरिफ बढ़ा दे तो बढ़ाने दो, और बढ़ाने के बाद भी 5G स्पीड के नाम पर 1G स्पीड भी ना दे तो लूटते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तुम्हारे हितों से कोई मतलब नहीं है। और क्यों मतलब रहेगा, दे तो दिया 10-10 हजार रुपए चुनाव के टाइम में, 5-5 किलो अनाज तो देते तो हैं फ्री में, उसके बाद भी तुम्हें स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, कॉलेज चाहिए, नौकरी चाहिए, तो ये कहां से लाके? तो ये जहां से चीजें शुरू हुई वहीं पर समाप्ति की तरफ है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के सामने एक दुविधा की स्थिति है। मैसेज जा रहा है कि वो दिल्ली दरबार के आगे झुक गए हैं, और जब ये मैसेज जाएगा कि वो दिल्ली दरबार के आगे झुक गए हैं, तो इससे निश्चित तौर पर उन पे फर्क पड़ेगा। अब वो लड़ेंगे, अड़ेंगे, भिड़ेंगे, पता नहीं, या सही मौके का इंतजार करेंगे, क्योंकि एक क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा शिव, भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले देवेंद्र फडणवीस थे, योगी आदित्यनाथ की टीम ने तो उनको स्वयंभू प्रधानमंत्री घोषित कर ही दिया है। उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह की पसंद। अब शुभेंदु अधिकारी एक नए आ गए हैं, 2 महीने में अगर बुलडोजर चला दिया उन्होंने पश्चिम बंगाल में, और जिस तरह से ममता बनर्जी के घर के बाहर हुतंग कर रहे हैं भाजपाई, अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर भाजपाई झंडे लगा रहे हैं, तो वो भी भाजपा के पितृ पुरुष बन जाएंगे, भाजपा के लिए महान पुरुष बन जाएंगे, तो वो भी एक दावेदार हो जाएंगे। और इस बीच में एक आदमी को मत भूलिएगा, बड़े धीरे 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 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी किसको सेट कर लिया उन्होंने, हमारे जो जेम्स बॉन्ड है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बने हैं उत्तराखंड के ही बने हैं। और अजीत डोभाल साहब बड़े गजब, सेना में हो, सीडीएस में हो, वो तमाम जगह अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि पता लगे कि भैया अजीत डोभाल का इस्तेमाल करके तमाम दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए पुष्कर सिंह धामी ऊपर आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि पुष्कर सिंह धामी से गुजराती लॉबी को खतरा नहीं होगा, उनके राज्य से 5 लोकसभा सांसद हैं, तो वो गुजराती लॉबी के आगे थोड़े से झुके झुके रहेंगे। ये बड़ी दिलचस्प सी चीज है। और एक चीज जो मुझे समझ नहीं आती, मैं दर्शकों से कहूंगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, संन्यास ले चुके हैं, उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ को बार बार अपने पैतृक गांव जाके कार्यक्रम क्यों करने पड़ रहे हैं? भाई पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री रहे, जाके कर ले वो, उसमें आपको बार बार जाके कार्यक्रम क्यों करने पड़ रहे हैं? लेकिन एक चीज और छूट जाएगी, अगर मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा तो दर्शक हो सकता है नाराज हो जाए। पुराने मंत्रिमंडल के विस्तार में सुनील शर्मा साहिबाबाद के सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले मंत्री बने थे, ब्राह्मण कोटे से बने थे, जैसे ब्रजेश पाठक है। और बार बार मुझसे गाजियाबाद के लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, नोएडा के बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे पाठक जी क्या चल रहा है? मैंने कहा क्या? साहिबाबाद में सुनील शर्मा की साहिबाबाद के लाखों लोग चिट्ठियां लिख लिख के परेशान है कि एक सरकारी अस्पताल बना दीजिए, हमें दिल्ली के अस्पताल में जाना पड़ता है। लेकिन साहिबाबाद में सुनील शर्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि पता है क्या है? कि एक प्राइवेट अस्पताल के उद्घाटन में उन्होंने राष्ट्रपति महोदया को बुला लिया। अच्छा, दूसरी बात जो बार बार कही जाती है, मेट्रो जो चल रहा है, यूपी में 3 जगह से मेट्रो आ रही है शिव। एक तो रिठाला से पुराना बस अड्डा गाजियाबाद जा रही है, दूसरे एक मेट्रो आ रही है वो नोएडा सेक्टर 62 जा रही है, द्वारका वाली मेट्रो। तीसरी एक मेट्रो आ रही है जो कि जा रही है वैशाली।
अब ये लाखों लोगों की मांग है कि अगर नोएडा सेक्टर 62 वाले को मोहन नगर से जोड़ दिया जाए तो लाखों यात्रियों को फायदा होगा, वैशाली वाले को भी मोहन नगर से जोड़ दिया जाए तो लाखों यात्रियों को फायदा होगा। हमें वो स्काई वॉक वाला झुंझुना पहनाया जा रहा है, वो 7-8 किलोमीटर का मसला है। 17 से 26 9 साल हो गए, ना साहिबाबाद के विधायक करवा पा रहे हैं, ना गाजियाबाद के विधायक करवा पा रहे हैं। पहले तो सांसद भी राजनाथ सिंह हुआ करते थे गाजियाबाद के, और नोएडा के सांसद महेश शर्मा जी का कहना क्या है। तो इन तमाम लोगों की प्रतिष्ठा पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और नोएडा गाजियाबाद के भाजपाई दिल्ली में एक मंदिर है, उनके पुजारी के बड़े चक्कर लगाने लगा है। सुनने में आ रहा है कि वो आजकल योगी सरकार में मंत्री बनाने का ठेका लिए हो, तो उनसे भी मैं कहूंगा थोड़ा सा सावधान रहिए। जी शुभ जी। चलिए, अब आप दर्शकों तक ये खबर पहुंचाई जाए। आपने बहुत जानकारी दी है, दर्शक समझें, आगे बढ़ाएं। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।